Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve the numericals of exercise that is chapter number 8 gravitation. बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में ऐसा बोला था कि यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है, हम नेक्स्ट लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट हमने देखा तो अभी भी एक न्यूमेरिकल था, एक्सरसाइज नंबर 8.21 जो बाकी था, तो आज हम वो कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम आपको लास्ट में बोलेंगे। चलो तो फोकस करते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 8.21 पे। टू हैवी स्फीयर्स ईच ऑफ मास 100 kg and radius 0.10 meter are placed 1 meter apart on a horizontal table. What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center of the two spheres? Is an object placed at that point in equilibrium? हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मिड पॉइंट पे जो कोई मास रखा है, तो वो मास कोई ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल एम मास का, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। इफ सो अगर होगा, अगर इक्विलिब्रियम में होगा, देन इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। कौन सा, किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? अगर ऑब्जेक्ट दो स्फीयर के सेंटर से जो लाइन जॉइनिंग है उसके मिड पॉइंट पे अगर वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा, तो हमें यहाँ पे वो टाइप भी दिखाना है। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, वी हैव टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास। सबसे पहले हम स्फीयर का मास लिख लेते हैं। मास ऑफ स्फीयर स्मॉल m इज इक्वल टू 100 kg। कितना मास है? 100 kg जितना मास है। दोनों के रेडियस, जिसको हम कैपिटल R मान के चलते हैं, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज 0.1 और वी कैन से 0.10 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर विच इज small r is equal to 1 meter apart, so 1 meter. Okay, we have to find what is the gravitational force and gravitational potential at the midpoint of the line joining the center of two spheres. मान लो हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, वैसा ही एक स्फीयर यहाँ पे रखा है। दोनों के सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, थोड़ा नीचे हो गया, ओके दोनों के सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, मान लो इसके सेंटर को हम O बोल दें, इसके सेंटर को हम O डैश बोल दें। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास हमने कैपिटल M से डिनोट कर दिया। दोनों की रेडियस भी सेम है। चलो इसकी रेडियस R, तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस भी क्या होगी? R होगी। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स स्मॉल r, जो हमें गिवन है 1 मीटर जितना। चलो अब इन दोनों के मिड पॉइंट पे, एट द मिड पॉइंट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर, मान लो यहाँ पे मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे हमने स्मॉल m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है। उस स्मॉल मास m मास के ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स at the midpoint of the line joining two center of two spheres, which is at distance small r by 2। obviously दोनों से सेंटर तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो r by 2 होगा। सेम एज फॉर सेकंड स्फीयर, वो भी कितने डिस्टेंस पे होगा? r by 2 जितने डिस्टेंस पे होगा। ओके चलो अब ध्यान से देखना, ये जो स्फीयर है, स्फीयर का टोटल मास, स्फीयर का सभी मास उसके सेंटर ऑफ मास पे, और वी कैन से उसके ज्योमेट्रिकल मास पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लो बच्चों
इस स्फीयर का टोटल मास यहाँ पे उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। सेम फॉर सेकंड स्फीयर के केस में भी सेम है, उसका जो टोटल मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। चलो, तो ये स्फीयर इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। मान लो इस स्फीयर को हम 1 दे दें, इस स्फीयर को ना हम 2 नाम दे दें। तो ये जो फर्स्ट वाला स्फीयर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दो मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अट्रैक्टिव टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय फर्स्ट स्फीयर ऑन दिस स्मॉल m मास किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर। सेम है सेकंड स्फीयर भी लगाएगा, सेकंड स्फीयर भी लगाएगा, कितना, F2 जितना। अब देखो दोनों का मास सेम है, दोनों स्फीयर का मास सेम है, दोनों स्फीयर से ये स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट भी सेम डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली दोनों स्फीयर इस मिड पॉइंट पे रहे हुए स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट। दोनों स्फीयर से मिड पॉइंट पे रखे हुए स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। दैट मीन्स यहां पे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, 0 होगा। फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट F1 फाइंड करते हैं। सो फोर्स ऑन फर्स्ट इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन भी लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वेक्टर साइन लिख ली। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय G m1 m2 बाय r स्क्वायर। सो G मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ दैट स्मॉल m, मास ऑफ दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ, दैट इज r/2 होल स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r/2 है। किस डायरेक्शन में है, तो देखो अगर हम इसको पॉजिटिव मान लो, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें तो उसकी राइट हैंड साइड का जो डिस्टेंस होगा, देखो यहाँ पे अगर यहाँ से राइट साइड का डिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव x कंसिडर कर सकते हैं। सेम एज इन अपोजिट ऑफ पॉजिटिव x हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव x डायरेक्शन। दैट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको हम कह सकते हैं -r, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेम फॉर फोर्स बाय सेकंड स्फीयर ऑन स्मॉल m मास ऑब्जेक्ट which is also G mass of sphere, mass of object divided by distance between the square of the distance between two body, but वो positive direction में है, so here we can write r caret with positive sign. This r caret is the unit vector. What is the need of unit vector? What is the use of unit vector? The unit vector is used to note to indicate the direction of force, or we can say किसी भी की जो direction दिखाता है वेक्टर की, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। चलो अब यहाँ से हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। सो रिजल्टेंट फोर्स Fr is a vector addition of force by first sphere plus force by second sphere. According to principle of superposition, जब मोर देन 2 मासेस प्रेजेंट है और अगर हमें किसी एक मास पे सभी मासेस की वजह से लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे, हमें जिस मास पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है उस पे सभी मासिव ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं उस सभी का हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं। सेम एज यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल m मास पे दो स्फीयर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, अपोजिट में लगाते हैं तो 0 तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे हम आपको प्रूफ करके देते हैं कि भाई ये वाला फोर्स मिड पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, 0 होगा। सो इज इक्वल टू चलो हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव, हमने विथ साइन लिखा है, तो
कुछ टेंशन नहीं है। जी मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई, देखो r/2 स्क्वायर, सो टू यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, सो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में। 2 2 4, सो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू आई कैरेट, सॉरी इंटू r कैरेट, पोजीशन वेक्टर है ना, सो r कैरेट पोजीशन वेक्टर था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, सो r कैरेट विथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे लिख देंगे। प्लस r2 की बात करते हैं, g मास m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई सेम एस, यहाँ पे 4 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर जाके, सो r स्क्वायर इंटू r कैरेट। अब ये वाली टर्म विथ नेगेटिव साइन है, ये वाली विथ पॉजिटिव साइन है, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी प्लेस्ड एट the midpoint of line joining the center of two spheres is 0। एंड बच्चों अब आपको पता है अगर किसी बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। सो यहां से हम कह सकते हैं द रिजल्टेंट फोर्स the resultant force acting on a body, acting on a given object is 0, hence the object is in इक्विलिब्रियम, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। चलो हमें ये तो पता चल गया कि भाई वो इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। चलो दूसरा हमें क्या करना है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। फिर बात करते हैं भाई कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। आपको मैं विथ एग्जांपल आपको समझाऊंगा। भाई इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल कह सकते हैं एंड अनदर को हम क्या बोल सकते हैं, अनइक्विलिब्रियम। कैसे, तो वो भी बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट्स अ पोटेंशियल, द पोटेंशियल at a midpoint of line joining the centers of spheres। चलो अब पोटेंशियल को बच्चों हम V से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फोर्स का एडिशन किया। फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, सो यहाँ पे हमने वेक्टर एडिशन किया दोनों फोर्स का। बट इफ यू टॉक अबाउट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है बच्चों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका एडिशन हम ऐसे ही अलजेब्रिक एडिशन के जैसे कर सकते हैं। सो रिजल्टेंट पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, सेकंड की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा। अब बच्चे पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं। हमने बच्चों जब पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल देखा था तब हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाला था। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r। हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला देखा था, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r। एंड पोटेंशियल बच्चों होता है पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। बच्चों अगर हम m1 मास पे फाइंड कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट m1 मास इज इक्वल टू V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं G
m1 m2 डिवाइडेड बाई स्मॉल r होल डिवाइडेड बाई m1। सो यहाँ से m1 कैंसल आउट हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट m1 इज इक्वल टू माइनस जी m2 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। बच्चों यहाँ से एक बात को गौर से सुनना कि हमने जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला वो तो यहाँ पे पिक्चर में है ही नहीं। सो जहां पे लगता है, जिस मास पे पोटेंशियल लगता है उसकी हमें बात नहीं करनी, बट जिसकी वजह से लगता है बच्चों वो ही पिक्चर में आएगा। देखो यहाँ पे m2 मास पे हमने पोटेंशियल फाइंड किया ना, तो कौन लगा रहा था? m2 मास लगा रहा था। सो m1 मास यहाँ पे तो है ही नहीं पिक्चर में। सो पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 मास के सिस्टम की या तो 3 मास के सिस्टम की। इन शॉर्ट, मास सिस्टम ऑफ द मास हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। बट इफ यू टॉक अबाउट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एक इंडिविजुअल मास का किसी गिवन पॉइंट पे होगा। आई बात समझ में? चलो, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट पे स्मॉल m मास पे कितना पोटेंशियल होगा वो फाइंड करते हैं ड्यू टू दिस स्फीयर एंड sphere 1 and sphere 2. So resultant potential given at the midpoint of line joining the center of spheres. ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस जी कौन सा स्फीयर लगा रहा है? ये वाला जिसका मास कितना है? स्मॉल m है, डिवाइडेड बाई कितनी दूरी पे लगा रहा है? r/2। सो यहां से हम लिख सकते हैं r/2। ओके, चलो, माइनस एक्चुअली बीच में पॉजिटिव साइन है बट यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन आएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस जी, दूसरा स्फीयर भी सेम पोटेंशियल लगा रहा है, सेम डिस्टेंस पे, सो वी कैन राइट r/2। सो पोटेंशियल एट रिजल्टेंट पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, सो माइनस 2gm डिवाइडेड बाई स्मॉल r माइनस 2gm डिवाइडेड बाई स्मॉल r। अब आप देख सकते हो दोनों विथ नेगेटिव साइन है एंड बोथ आर ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, सो वी कैन राइट इक्वल मैग्नीट्यूड। सो m 4 टाइम्स gm 4 टाइम्स g कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल r। दिस इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 स्फीयर्स। ओके बच्चों, चलो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई रिजल्टेंट फोर्स, बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स ही 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। अब किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगी? मान लो बच्चों, अब हम बात करेंगे, यहाँ से आपके 2-3 कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको JEE एंड नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कंसेप्ट हेल्पफुल बनेंगे। तो मान लो बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसा है। ओके, हाँ चलो, कुछ ऐसा वैसल है हमारे पास। ओके, एक दूसरा वैसल है, हमने इसको ही उल्टा रख दिया है, ऐसे उल्टा रख दिया है, छोटा हो गया। हमने ऐसे ही वैसल को क्या किया? उल्टा रख दिया यहाँ पे। चलो, अब मेरे पास एक मार्बल है, कंचा खेलते हो ना, कंचा, तो मार्बल है हमारे पास एक। तो मैंने एक मार्बल को कहाँ पे रख दिया? मान लो मैंने एक मार्बल को यहाँ पे रख दिया। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो मैंने स्मॉल m मास के एक मार्बल को यहाँ पे रख दिया, सेम एज मैंने एक मार्बल को यहाँ पे रख दिया, सेम मास की मार्बल है। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे दोनों, अभी फिलहाल दोनों पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ फोर्स 0 है। हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी 0 है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी 0 है, दोनों केसेस में। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मार्बल को यहाँ से स्लाइडली इस डायरेक्शन में क्या करता हूँ? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा? ये जो मार्बल है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से
कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी। पर अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो ये जो मार्बल है वो अंदर ऑसिलेट करती लास्ट में वो ही जहां से हमने उसको डिस्प्लेस किया था, हमने उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया था, डिस्प्लेस किया था, तो वो एट लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वो अपनी जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो फिर से रिगेन करने की ट्राई करेगी, और रिगेन करने की ट्राई नहीं करेगी, रिगेन ही करेगी, फिर से यहां पे आ जाएगी। सो बच्चों ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से एक बार मैं यहां पे इस मार्बल को क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, मार्बल डिस्प्लेस होगी, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हो गई, अब वो इक्विलिब्रियम नहीं है, बट वो ऑसिलेट करती लास्ट में फिर कहां पे आ जाएगी, अपनी इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही आ जाएगी। दैट मीन्स कि ये जो मार्बल है इस केस में ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बच्चों क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों यहां इसकी बात करें, देखो ध्यान से सुनना, अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहां पे हम अगर इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो मार्बल है कहां पे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, और वो अपनी जगह पे फिर वापस नहीं आ सकती। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बच्चों हम क्या बोलेंगे, है तो इक्विलिब्रियम ही, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ा फोर्स अप्लाई करने पे वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटके दूसरी जगह पे इक्विलिब्रियम हो सकता है, वो अपनी ओरिजिनल जो इनिशियल जो पोजीशन है वो फिर से रिगेन नहीं कर सकता। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके चलो, अब यहां पे हमने बात की कि भाई इस बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू बोथ स्फीयर 0 है, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बट अब हमें डिसाइड करना है भाई किस तरह का, किस टाइप्स का इक्विलिब्रियम है। अब देखो यहां पे अगर मैं इस मास को मिड पॉइंट से, दैट मीन्स इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइडली किसी भी साइड पे टुवर्ड्स फर्स्ट स्फीयर और टुवर्ड्स सेकंड स्फीयर एज पर योर कन्वीनियंट, भाई आप जिस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करना चाहते हो कर सकते हो। मान लो मैंने इसको या तो टुवर्ड्स फर्स्ट स्फीयर या तो टुवर्ड्स सेकंड स्फीयर डिस्प्लेस किया, होगा क्या, ध्यान से सुना, होगा क्या, जैसे ही मैं इसको टुवर्ड्स फर्स्ट स्फीयर या तो टुवर्ड्स सेकंड स्फीयर डिस्प्लेस करूंगा, तो अगर टुवर्ड्स फर्स्ट स्फीयर डिस्प्लेस करूंगा तो फर्स्ट स्फीयर एंड स्मॉल एम मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा इन कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड स्फीयर एंड दिस स्मॉल एम मास ऑब्जेक्ट। सो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है बच्चों वह कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। सो इन कंपेयर टू द फोर्स applied by the second sphere on the object placed at the midpoint of line joining two spheres is less in compared to the force applied by first sphere. So इसको अगर हम डिस्प्लेस कर देंगे तो फिर से वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ सकता। सो ये जो इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे, कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया होगा, किसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स नॉट फोर्स, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो वो बॉडी स्टेबल पोजीशन में होगी, स्टेडी पोजीशन में होगी। तो ऐसी कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। ओके, बट अगर उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइडली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो फिर से अपनी वो ही इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर सकता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम।
एंड फिर से वो अपनी ओरिजिनल इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट वो फिर से रिगेन नहीं कर सकता, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बच्चों हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आई होगी। ओके, सो यहाँ पे बच्चों हम इस लेक्चर को खत्म होने की घोषणा करते हैं। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का एंड हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम हमारा दूसरा कोई चैप्टर ऐड स्टार्ट करेंगे, मे बी चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ओके, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू बच्चों।